तो चलिए आज इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जिसके बारे में अक्सर बात तो होती है पर शायद गहराई से नहीं। ये कहानी है 8वीं सदी की, जब अरबों ने सिंध पर विजय हासिल की और इसने दक्षिण एशिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के टकराने की कहानी है। और इस पूरी कहानी के बीचों बीच एक ऐसा सवाल है जो आज भी सबको हैरान करता है। वो ये कि आखिर एक 17 साल का लड़का मोहम्मद बिन कासिम कैसे इतनी बड़ी फौज को लेकर भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बड़ी इस्लामी जीत हासिल कर पाया। चलिए आज इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस टकराव को समझने के लिए हमें पहले उस समय में जाना होगा। 8वीं सदी की शुरुआत में दुनिया के नक्शे पर दो बहुत बड़ी ताकतें थीं, जिनकी किस्मत में एक दूसरे से टकराना लिखा था। और ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से कितनी अलग थीं, जरा सोचिए। एक तरफ थी विशाल उमैयद खिलाफत, जो एक मजहब के झंडे तले एकजुट थी, जोश से लबरेज, और जिसकी फौजी ताकत का कोई जवाब नहीं था। और दूसरी तरफ था 8वीं सदी का भारत। हाँ, राजनीतिक तौर पर कई राज्यों में बटा हुआ, आपस में लड़ता हुआ, लेकिन संस्कृति, ज्ञान और दौलत में जिसका कोई सानी नहीं था। तो सवाल उठता है कि ये दो दुनियाएं टकराईं कैसे। जैसा इतिहास में अक्सर होता है, एक बहुत छोटी सी घटना एक बड़े तूफान की वजह बन गई। देखिए, अरब और भारत के रिश्ते सदियों पुराने थे, खासकर व्यापार के। लेकिन 8वीं सदी आते आते अरबों ने मकरान यानी आज के बलूचिस्तान पर कब्जा करके भारत की सरहद पर एक मजबूत अड्डा बना लिया था। और फिर लगभग 710 ईस्वी में वो घटना घटी जिसने आग में घी का काम किया। सिंध के देबल बंदरगाह के पास कुछ समुद्री डाकुओं ने अरब के जहाज लूट लिए, जिन पर खलीफा के लिए बेशकीमती तोहफे और औरतें थीं। जब इराक के ताकतवर गवर्नर अल हज्जाज ने सिंध के राजा दाहिर से इसका हर्जाना मांगा, तो दाहिर का जवाब साफ था, उन डाकुओं पर मेरा कोई बस नहीं है। बस ये जवाब हज्जाज के लिए सीधी सीधी बेइज्जती थी, और उसने ठान लिया कि अब सिंध पर हमला होकर रहेगा। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारे बॉय जनरल की। हज्जाज ने इस बेहद मुश्किल मिशन के लिए एक ऐसे कमांडर को चुना जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और जब उसे इतनी बड़ी फौज की कमान सौंपी गई तो उसकी उम्र थी महज 17 साल। जरा सोचिए, एक किशोर के हाथों में इतनी बड़ी, इतनी जोखिम भरी मुहिम सौंप दी गई। और इस लड़के ने जो किया वो हैरान करने वाला था। 711 में देबल बंदरगाह पर कब्जे के साथ ये तूफानी अभियान शुरू हुआ। कई शहर तो बिना लड़े ही हाथ आ गए। 712 में रावर की फैसलाकुन लड़ाई हुई, जिसमें राजा दाहिर मारे गए और उनकी रानी बाई ने जौहर कर लिया। और आखिर में 713 में कासिम ने मुल्तान पर कब्जा किया, और वहां उसे इतना खजाना मिला कि उसने उस शहर को नाम ही दे दिया सोने का शहर। लेकिन जीत के बाद कासिम ने जो किया वो सिर्फ जोर जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि बड़ी सोची समझी रणनीति थी। उसने गैर मुसलमानों को दिम्मी यानी संरक्षित नागरिक का दर्जा दिया, जजिया नाम का एक टैक्स लगाया, जिसके बदले उन्हें अपने धर्म को मानने की आज़ादी दी। यहां तक कि पुराने स्थानीय प्रशासन को बनाए रखा और कुछ हिंदुओं को बड़े ओहदों पर भी बिठाया। ये एक बहुत ही चतुर चाल थी, ताकि बगावत ना हो और राज आराम से चले। पर सिंध के इस विजेता का अंत बहुत ही दर्दनाक और रहस्यमयी था। इतिहास में हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां मिलती हैं। एक कहानी कहती है कि राजा दाहिर की बेटियों ने बदला लेने के लिए कासिम पर झूठा इल्जाम लगाया, जिससे खलीफा ने उसे मरवा दिया। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार दूसरी कहानी को सच मानते हैं कि खिलाफत में सत्ता बदल गई और राजनीतिक दुश्मनी की वजह से कासिम को एक दर्दनाक मौत दी गई। यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कासिम की जीत इतनी जबरदस्त थी तो फिर अरबों की फौज सिंध से आगे पूरे भारत में क्यों नहीं फैल पाई? ये इस कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। तो हुआ ये कि सिंध जीतना इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि वहां अंदरूनी फूट थी और अरबों की फौजी रणनीति बेहतर थी। लेकिन सिंध के पार भारत में गुर्जर प्रतिहार जैसे बहुत ताकतवर साम्राज्य थे, जो किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार थे। उधर खिलाफत में भी अंदरूनी झगड़े शुरू हो गए थे और वहां से मदद मिलनी बंद हो गई। बस इन्हीं वजहों से अरबों का विजय रथ सिंध के आगे नहीं बढ़ पाया। तो आखिर में सवाल यह है कि इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकालें? क्या यह सिर्फ एक छोटी मोटी घटना थी, या इसने एक नए दौर की शुरुआत कर दी? इस पर इतिहासकारों की राय हमेशा से बंटी रही है। देखिए, स्टेनली लेन पूल जैसे कई पुराने इतिहासकार मानते थे कि यह भारत के विशाल इतिहास में बस एक मामूली घटना थी, एक एपिसोड
जिसका असर सिर्फ एक छोटे से सरहदी इलाके तक ही सीमित रहा। लेकिन अगर हम सिर्फ राजनीति और लड़ाइयों से आगे देखें तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, ये दो महान संस्कृतियों का संगम भी था। अरबों ने भारत से गणित, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन का बेशकीमती ज्ञान सीखा। संस्कृत की बड़ी बड़ी किताबों का अरबी में अनुवाद हुआ और यहीं से भारत के नंबर्स और ज्ञान अरबों के जरिए यूरोप तक पहुंचे। और हाँ, यही वो पल था जब भारतीय उपमहाद्वीप पर पहले इस्लामी शासन की नींव पड़ी। और इस 8वीं सदी की घटना की गूंज आज तक सुनाई देती है। 20वीं शताब्दी में जब पाकिस्तान बना तो उसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी घटना को अपने नए देश की बुनियाद बताया। ये दिखाता है कि इतिहास की एक घटना सदियों बाद भी कैसे एक पूरी कौम की पहचान बन सकती है। तो आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये कहानी सिर्फ एक तरफा जीत की नहीं, बल्कि ये उन विजेताओं की भी कहानी है जो जीते हुए लोगों की संस्कृति से बहुत गहरे तक प्रभावित हुए। सिंध का ये तजुर्बा हमें शक्ति, संस्कृति और जीत के उलझे हुए रिश्ते के बारे में क्या सिखाता है, इस पर सोचिएगा जरूर।